याद कराने का ही सेशन है। ठीक है ना। भारत पर अरबों का आक्रमण दो होता है, एक है तुर्क आक्रमण, एक है अरब आक्रमण। तो तुर्क भी पढ़ेंगे आज ही, पहले अरब देखते हैं। अरब आक्रमण की बात करते हैं तो फिर अब दिमाग में बचता है कि अरब क्षेत्र होता क्या है। तो आप अगर देखें, मैं अच्छा से मानचित्र तो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन ये मान लीजिए अफ्रीका है। ठीक है, ये अफ्रीका है, और ये जो आपको ऐसे करके सऊदी अरबिया है। ठीक है, और भी देश है, बगदाद वगैरह, इराक वगैरह है। तो जो अरबी भाषा बोलते हैं, यहाँ पर ये इलाका है ऐसे करके, इलाका जैसे मिस्र भी शामिल है, ये सब इलाका है, थोड़ा सा इधर भी है। जो अरबी भाषा बोलते हैं, अरबी भाषा वाले जो क्षेत्र है वो अरब कहलाते हैं। इसमें आपको मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। संयुक्त अरब अमीरात हो गया, सऊदी अरब हो गया, बगदाद यानी कि इराक हो गया, मेन मेन लिख रहा हूँ मैं। मोरक्को सुने ही होंगे आप, अरब यात्री या मोरक्को यात्री ब्रह्मपुत्र, मोरक्को भी हो गया, यहाँ मोरक्को है। उसके बाद जॉर्डन भी हो गया, उसमें कई देश हैं, उसमें जॉर्डन भी हो गया। तो ये सब जो देश है, सोमालिया भी उसमें है, कई ये सब जो देश है। यह सबसे बड़ा हो गया मिस्र भी हो गया जो यहाँ पर है। तो ये सब जो देश है वो अरब क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, तब भी आते थे, अभी भी आते हैं। तो यहीं से जो अरबों का आक्रमण की जो बात चल रही है कि अरब आक्रमण हो भारत पर, तो हम लोग को यही पढ़ना है कि अरब आक्रमण सबसे पहले किसने किया और उसके क्या क्या प्रभाव हुए। बस ज्यादा नहीं पढ़ना है, किसने किया और उसके क्या क्या प्रभाव हुए। तो अरबी जिन क्षेत्रों में बोला जाता है वो अरब देश या अरबियन कंट्रीज कहलाता है। हालांकि वो अलग अलग राष्ट्र हैं, लेकिन एक साथ उनको अरब देश कह सकते हैं। तो अरबों का जो आक्रमण हुआ था, वो आक्रमण भारत पर करने का उद्देश्य उनका सिर्फ इतना ही था, धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। यानी कि अरबों का आक्रमण तुर्क आक्रमण से भिन्नता रखता है। तुर्क आक्रमण में लूटना भी था और राज व्यवस्था की स्थापना भी था। तभी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में राजधानी बनाया, सल्तनत बनाया, तो इल्तुतमिश आए और फिर से गुलाम वंश चलते रहा और भारत में ही चलते रहा। पूरा भारत पर, मतलब पूरा भारत नहीं, लगभग भारत पर अधिकार कर लिए। तो ये राजवंश इन्होंने गठित किया, लेकिन अरबों ने क्या किया, लूट खसोट वाला काम किया और इस्लाम धर्म का प्रचार करने का काम किया। तो उद्देश्य जो है अंतर रखता है, कुछ उद्देश्य जो है अलग अलग है। अब हम बात करते हैं, अगर डेट वाइज बात करें तो 7वीं सदी की बात करें, ये 7वीं सदी की बात है। क्योंकि प्राचीन इतिहास है तो बहुत ज्यादा हम ईस्वी सन वगैरह को क्लियर नहीं है, क्षेत्र उतना क्लियर नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही जानना है। 7वीं सदी में जो है अरब अरब जो शक्ति थी वो एक महान शक्ति बन गई, महान शक्ति बन गई। और 7वीं सदी के पूर्व की बात अगर करें तो भारत के लोगों के साथ इनका व्यापार पश्चिमी तट से होता था। ठीक है, 7वीं सदी के पूर्व तक भारतीयों और अरबियों के बीच व्यापार था। ऐसा नहीं कि उसके बाद में व्यापार बंद हो गया, ये मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ 7वीं सदी के पूर्व तक पश्चिमी इलाकों से व्यापार होता था। बाद के दौर में क्या हुआ, चूंकि आक्रमण किए तो आक्रमण जिस रास्ते से किए उससे ये भी हुआ कि एक स्थल मार्ग भी उनको मिल गया। तो ये तो होते ही रहा व्यापार, लेकिन स्थल मार्ग से व्यापार होने लगा। खैर, अब यहाँ चलते हैं। 7वीं सदी में क्या हुआ, अरब एक महान शक्ति बन गई। और ये क्या कर रहे थे, अरबी लोग जो राजवंश वाले थे, लड़ाकू थे, वो अपने आसपास के देशों पर अटैक कर रहे थे। ठीक है, उसी तरह से उसी क्रम में बढ़ते हुए उन्होंने भारत की तरफ भी कूच किया। क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी, अमीर था, तो स्वाभाविक रूप से आकर्षण तो था ही। तो ये लोग आए हैं, और ये लोग जो आए हैं कैसे आए हैं, तो मकरान तट से होते हुए आए हैं। जब पाकिस्तान का आप देखेंगे, पाकिस्तान तत्काल में कह रहा हूँ, लेकिन वो भारत ही था उस समय। तो अब आप पाकिस्तान को जब देखेंगे तो उसका जो दक्षिणी क्षेत्र है जो अरब सागर से लग रहा है, बलूचिस्तान का इलाका, वो मकरान, बलूचिस्तान जो प्रांत है उसके नीचे जो समुद्र तट से लग रहा है अरब सागर से, वो मकरान है। तो मकरान तट से प्रवेश करते हुए ये लोग सिंध प्रांत में पहुंचे थे। ठीक है, तो मकरान का जो तट है, बलूचिस्तान का जो इलाका है, वो मरुस्थलीय इलाका है, अभी भी है।
तो मरुस्थलीय इलाकों से समतल मार्ग से होते हुए ये लोग सिंध प्रांत में पहुंचे। नॉर्मली लोग सोचता है कि पहाड़ी इलाकों से पहुंचे, दर्रे से पहुंचे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? याद हो रहा है? याद हो रहा है? स्रोत, अरब आक्रमण के जानने के दो स्रोत हैं। पहला स्रोत है चचनामा, ये जो है साहित्यिक स्रोत में दो है, चचनामा, और एक बड़ा खतरनाक नाम है किताब फुतूल अल बलदान। ये तो मुझे भी याद नहीं रहता, किताब फुतूल अल बलदान। खैर ये आपसे पूछेगा भी, ये यूपीएससी वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो इसका ध्यान नहीं भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये याद रखिएगा चचनामा। ठीक है, चचनामा के लेखक क्या थे ये पूछता है, अली अहमद। चचनामा के लेखक थे अली अहमद। ठीक है, ये लेखक का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। चचनामा से क्या मिलता है? भारत पर अरबों ने आक्रमण किया, इस बात की जानकारी आपको चचनामा मिलती है। और चचनामा के बारे में अगर हम बात करें तो फतहनामा सिंध, मतलब चचनामा का एक और नाम है, उसका नाम है फतहनामा सिंध। ठीक है, चचनामा का एक दूसरा नाम है फतहनामा, एक और भी नाम है लेकिन आप यूपीएससी वाले कैंडिडेट को चाहिए। फतहनामा सिंध यह जो है चचनामा का ही नाम है। चचनामा को लिखा गया था 1216 ईस्वी में। चचनामा को 1216 ईस्वी में लिखा गया था और भाषा थी इसकी फारसी। पहले अरबी भाषा में था लेकिन फारसी में इसका अनुवाद कर दिया गया। ठीक है, लेखक कौन थे? अली अहमद। तो इससे क्या मिलता है? हमें ये प्रूफ मिलता है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, चचनामा नाम किसी को लगता है सर ये चच क्या है, तो सिंध का इतिहास। ये जान लीजिए कि चचनामा में क्या है, कोई पूछेगा चचनामा में क्या है, तो चचनामा में सिंध का इतिहास। इस नाम में आप देख सकते हैं फतहनामा सिंध। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने, इसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था, फतह किया था, तो हो गया फतहनामा सिंध। तो सिंध प्रांत पर आक्रमण हुआ था, तो चचनामा में क्या है? सिंध का इतिहास है, सिंध का। और सिंध में ही चच राजवंश का शासन था। ठीक है, सिंध का इतिहास और सिंध में ही चच राजवंश का शासन था। तो आप समझ गए हो कि नाम ऐसा क्यों है। एक बार फिर से बता देता हूं, अरब आक्रमण का स्रोत है, दो स्रोत है। एक तो मैंने मतलब मिटा दिया, इसका नाम था कुतुब फुतुल अल बलदान, उससे कोई मतलब नहीं है। चचनामा है सबसे बड़ा स्रोत, लेखक अली अहमद ने इसको फारसी में लिखा, हालांकि पहले अरबी में था। फतहनामा सिंध एक अलग नाम है इसका, इसी का दूसरा नाम है। ये ज्यादा आसान है आपके लिए, क्योंकि ये दिखाता है कि फतह किया गया सिंध को। किसने फतह किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ठीक है, और ये 1216 में फारसी में लिखा गया था। सिंध प्रांत का इतिहास यह चचनामा बताता है, और सिंध प्रांत में ही चच राजवंश था। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें बनता ही नहीं है। मैं सभी उतने मतलब आगे बढ़कर मैंने बता दिया है कि अगर थोड़ा पूछता भी है तो आपका नहीं छूटेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा बाद में। चलिए, क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? बोलिए। 7वीं शताब्दी में। 712 ईस्वी में सर। 712 सिंध प्रांत पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में क्या हुआ था? अरबों द्वारा आक्रमण किया था। अरबों द्वारा अटैक हुआ था, और वो क्या थे? मुस्लिम थे। ठीक है, इसलिए हम यही क्वेश्चन अगर पूछता है कि भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, तो 712 में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? तो मोहम्मद बिन
कासिम MBK के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अब मुस्लिम आक्रमण क्यों कहा गया? किसी किसी को आपत्ति हो सकती है, इंटरव्यू में पूछा मुस्लिम आक्रमण आप क्यों कह रहे हैं भाई, ये तो धर्मनिरपेक्षता का खंडन है। तो बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता का खंडन नहीं है, क्योंकि दो कारण है इसके। सबसे पहला, इनके आक्रमण का उद्देश्य था मुसलमान यानी मुस्लिम धर्म का प्रचार, मुस्लिम धर्म का प्रचार, ये उद्देश्य था। ठीक है, दूसरा क्या था, जिन्होंने सिंध प्रांत पर, पहले ये भी याद रखिएगा, ये लोग सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया है सिंध प्रांत पर। तो भाई जजिया कर लगा तो उससे क्या दिक्कत है, उससे क्यों कह सकते हैं मुस्लिम? इसलिए कह सकते हैं कि जजिया कर जो है गैर मुसलमानों पर लगता था, तो निश्चित रूप से मुस्लिम धर्म से प्रेरित थे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मुस्लिम आक्रमण था। और हम ये सिर्फ नाम देने के लिए नाम दे रहे हैं, जैसे मुसलमानों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था, उनकी नीयत कोई खराब नहीं थी, बस यही था कि इस स्थान को जहाँ हिंदू रहते हैं उसको कुछ कहा जाए, तो हिंदुस्तान कहा। तो कहीं से कोई वो भी धर्मनिरपेक्षता का खंडन नहीं कर रहे, हम भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम इंटरव्यू बोर्ड में सकारात्मक उत्तर दे सकते हैं। तो सिंध प्रांत पर 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, यही पहला मुस्लिम अटैक था। अब सिंध प्रांत पर शासन किसका था तब? दाहिर का शासन था। दाहिर क्या था? एक अदूरदर्शी व्यक्ति था, मतलब शासक था और निकम्मा भी था। उसको पता होना चाहिए था कि विदेशी आक्रमण होने वाला है, तो अलर्ट होना चाहिए था। ऐसा दोषी हम लोग क्यों ठहरा रहे हैं? क्योंकि उसके लापरवाह होने और अदूरदर्शी होने के कारण ही भारतीय इतिहास को विनाशकारी घटनाओं का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अरबों ने जब भारत पर आक्रमण कर दिया तो तुर्कों को रास्ता मिल गया, चलो अब हम लोग आक्रमण कर सकते हैं। भले ही अरब आए यहाँ पर और लूट खसोट करके चले गए, लेकिन उदाहरण तो मिल गया, प्रेरणा तो मिल गया कि हम लोग भी हमला कर सकते हैं और हम लोग भी वहां जा सकते हैं। और वो सिर्फ लूट के नहीं गए, बल्कि लूट के यहाँ पर शासन व्यवस्था भी बना लिए। इसलिए इनको हम लोग ज्यादा इतिहास में दाहिर को ज्यादा हम लोग दोषी ठहराते हैं। ठीक है, अरबों का उद्देश्य ये हो गया। अब अभी तो सिंध वाला उनको पूर्वज मानता है सर। क्या? अभी तो सिंध वाला उनको पूर्वज मानता है, वो कहता है कि जोग और प्रतिभाशाली एवं सुयोग्य राजा थे। सुयोग कैसे थे आप ही बताइए, सुयोग तो कहीं से नहीं लग रहे हैं। नहीं, उनको धोखा से हरा दिया है सर, उनको धोखा से हराया है। रात में उनके शिविर पर आक्रमण किया था। धोखा से हराया जाए, जैसे हार तो गए ही ना। अब मान लिया जाए कि मुझे हराया गया आयुष में पेट खराब करके, भगवान ने मेरा पेट खराब कर दिया, हार गए, तो हारे ना सही, ऐसे यूपीएससी थोड़े हमको पास कर देगा। धोखा से क्यों आप धोखा खा गए? आप अलर्ट क्यों नहीं रहते भाई? आप तो शासक है ना। अब नीतीश कुमार को कोई धोखा से मार दे तो भाई आपका कहाँ गया विजिलेंस, कहाँ गया था? आपने कैसी शासन व्यवस्था बनाई थी? आपने कैसे भक्तों को पैदा किया था? तो भक्त नहीं रहेंगे। हमने अपने 4 दोस्त स्टूडेंट को अपना भक्त नहीं बना पाए, तो मेरी भी तो गलती है। ठीक है, धोखा से हमारा ये एक विडंबना कह सकते हैं, लेकिन वो भी तो अदूरदर्शिता का परिचायक ही है। शासक को कभी अदूरदर्शी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके एकमात्र प्रभावित होने से पूरी जनता प्रभावित होता है, पूरा देश प्रभावित होता है, इसलिए नहीं रह सकते हैं। इतिहासकार तो उनको निकम्मा ही मानते हैं। अब लोग उनको महिमा मंडित करते हैं। लोगों ने तो किसको महिमा मंडित नहीं कर दिया? लोगों से इतिहास थोड़ी चलेगा। इतिहासकार अपने परमाणु के अनुसार काम करते हैं। लोगों ने तो जिन्ना को भी महिमा मंडित कर दिया, क्या कीजिएगा? खुद अडवाणी जी महिमा मंडित कर दी जिन्ना को, क्या आप स्वीकार कर पाएंगे? भाई जिन्ना जी इतने ही अच्छे थे तो उनके देश में तो शांति रहनी चाहिए। बंटवारा के लिए हम दोष नहीं ठहरा रहे, लेकिन अब जब बढ़ ही गया था तो पाकिस्तान को तो एक अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश होना चाहिए। खुद इमरान खान बोल रहे हैं, आज कल सुप्रीम कोर्ट बोला है कि सेना को बिजनेस नहीं करना चाहिए, बल्कि सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। और सेना क्या करे? बिजनेस कर रही है, राजनीति में शामिल है। तो भाई जिन्ना जी तो दोषी है ना। आप ऐसे परिवार को बनाए जिसमें समरसता सौहार्द नहीं है, आज तक लोकतंत्र की व्यवस्था पाकिस्तान में नहीं है, तो कैसे नहीं? महिमा मंडित करने से नहीं होता है, इतिहास माफ नहीं कर सकता है। चलिए प्रभाव में देखते हैं, प्रभाव क्या क्या है। तो उन्होंने क्या सीखा भारत से? भारत से सीखा, पहला है भारत से सीखा। इसका क्वेश्चन आता है, भारत से क्या सीखा भाई? तो दर्शन शास्त्र
का ज्ञान उन्हें हुआ। उसके बाद से गणित का ज्ञान उनको हुआ। ऐसा नहीं कि गणित का ज्ञान नहीं था, लेकिन और उनका ज्ञान समृद्ध हो गया। ठीक है, हिंदू अरबिक 0 से लेकर 9 तक जो अंक है वो हिंदू अरबिक का ही दिया है। ठीक है, तो गणित को भी सीखा उन्होंने, शासन प्रबंधन को भी भारत से सीखा है। शासन प्रबंधन को भी भारत से सीखा। हालांकि खुद जो है अरबों का जो व्यवस्था थी वो उनका भी शासन व्यवस्था अच्छा था, बट भारत से इस चीज को सीखा। एक और है नक्षत्र विज्ञान, दर्शन शास्त्र और नक्षत्र विज्ञान, ये भी उन्होंने भारत से सीखा है, नक्षत्र विज्ञान। तो भारत ने ये सब उनको दिया है। भारत से और क्या थे, जो बगदाद के जो विद्वान आए थे वो भारत से क्या ले गए, ब्रह्मगुप्त की पुस्तक थी, ये लेखक है ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त की पुस्तक थी ब्रह्म सिद्धांत, उस पुस्तक को ले गए थे यहाँ से। तो निश्चित रूप से इनसे वो सीखे होंगे जब ले जा रहे हैं। तो एक और किताब ले गए थे, इन्हीं का था खंड खाद्य, खंड खाद्य। ठीक है, तो 2 पुस्तकों को ये बगदाद के विद्वानों ने यहाँ से यहाँ ले गए, बगदाद ले गए। किसका लेखक था, ब्रह्मगुप्त लेखक थे, ब्रह्म सिद्धांत के और खंड खाद्य। ये मतलब भारत का देन हो गया, क्योंकि यहाँ से ले गए तो भारत ही दिया तभी तो ले गए। एक और क्वेश्चन जो अक्सर पूछते रहता है वो है पंचतंत्र का। पंचतंत्र, तो पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद, क्योंकि अरबी लोग थे तो पंचतंत्र पढ़ेंगे अरबी भाषा में ना, तो पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद इन्होंने किया। और जो अनुवादित किताब था उसका नाम था कलीला वादी मन्ना। तो ये याद रखिएगा, कलीला वादी मन्ना क्या था, कलीलावादी मन्ना क्या था, तो पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद था। पुस्तक लिखा गया तो कोई ना कोई तो नाम देंगे ना उसको, तो कलीलावादी मन्ना पुस्तक का नाम था। पंचतंत्र ही है ये, लेकिन अरबी भाषा में है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो भारत ने काफी कुछ दे दिया उनको, उन्होंने भी कुछ दिया होगा। उन्होंने क्या दिया, एक तो ऊंट का प्रचलन, ऊंट का सिंध प्रांत में ऊंट चलने लगा, और दूसरा क्या दिया, खजूर की खेती। और भी कुछ दिया है, ऐसा नहीं कि और कुछ नहीं दिया हो, लेकिन महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए इतना ही है। ठीक है, तो इसी के साथ ये समाप्त हो जाता है। एक और फैक्ट याद रखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि जजिया कर को सिंध प्रांत में मोहम्मद बिन कासिम ने ही चलाया था। ठीक है, ये मुसलमानों गैर मुसलमानों पर लगने लगा कर था। और दिरहम नामक सिक्का भी सिंध प्रांत में अरबों ने ही चलाया था। दिरहम सिक्के का है। चलिए, ये अरबों आक्रमण समाप्त हो गया। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। अब चलते हैं तुर्क आक्रमण। अब चलते हैं तुर्क आक्रमण। तो ठीक है, तुर्क के बारे में बात करते हैं हम लोग। अरबों के बाद तुर्क आए। अब आपको मैंने प्रश्न कहा तुर्क कौन थे, तो तुर्क, आप ये माइक को बंद कीजिए, आप लोग घर में बात करते हैं माइक को ऑन किए रहते हैं, इससे वीडियो रिकॉर्डिंग खराब आता है। तुर्क आक्रमण की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले तुर्क को समझिए। तो बड़ा आसान है, इसको ध्यान रखना, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान मतलब तुर्कों का स्थान। उज्बेकिस्तान, ठीक है, यहाँ भी तुर्क थे। और चीन के सिकियांग प्रांत, अफगानिस्तान का बल्ख और दूसरे क्षेत्र भी तुर्कों का ही था। तुर्क क्या थे, तुर्क एक जाति का नाम था
तुर्क हो गया, तुर्कान हो गया, तुरानी हो गया और एक उज्बेक हो गया। ठीक है, ये सब पड़ोसी लोग थे, तुर्कों के पड़ोसी थे कौन? उज्बेक, तुर्कान, तुरानी। तो तुर्क कहाँ मिलेंगे? अफगानिस्तान के बल्ख, खुरासान, इन सब इलाकों में मिलेंगे, गजनी मिलेंगे। फिर कहाँ मिले? वो मिलते थे सिकियांग प्रांत, चीन के, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में। वही उज्बेकिस्तान जहाँ की राजधानी ताशकंद है, मतलब थी, अभी भी है, सॉरी अलग हो गया तो स्वतंत्र हो गया तो है। और वहीं मरे थे लाल बहादुर शास्त्री, हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो तुर्कियों के बारे में अब आप समझ गए कि तुर्क कहाँ पर है थे। और अब तुर्की शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि अरबों का जो भारत में प्रवेश हुआ था, वो प्रवेश लूटपाट के लिए हुआ था। वो लोग लूटपाट करके लौट गए, लेकिन रास्ता इनके लिए बन गया। अब जो काम अरब नहीं कर सके वो काम तुर्क करेंगे। तुर्क जो क्या थे? जनजातीय व्यवस्था उनके पास, जनजातीय संगठन जैसा उनका राज व्यवस्था था, कबीलों जैसा। क्योंकि उस समय क्या था, कबीलों में क्या होता था कि एक व्यक्ति की सरकार नहीं होती थी, कई लोग एक साथ बैठकर सामूहिक निर्णय लिया करते थे। तो जनजातीय संगठन पर आधारित तुर्कों का शासन था। अब थोड़ा सा बात करते हैं किस प्रकार से क्रम चला है। 932 ईस्वी में, 932 ईस्वी में यामनी वंश की स्थापना कर रहा है अल्तकीन। ठीक है, यामनी वंश की स्थापना किया है अल्तकीन जो है, यामनी वंश की स्थापना किया है। कहाँ किया है? ये गजनी में किया है। तो गजनी कहाँ है? आपके मन में क्वेश्चन है, गजनी सर कहाँ था? तो अगर काबुल से चलेंगे तो काबुल के दक्षिण में गजनी है, काबुल के दक्षिण में। ठीक है, मध्य, अगर अफगानिस्तान के मध्य ये बात करेंगे मैप के अनुसार कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो मध्य में पड़ेगा, ऐसे काबुल के दक्षिण में है। तो यामनी वंश का स्थापना 932 में अल्तुगिन ने किया था। और गजनी साम्राज्य, जो कि गजनी के आसपास का ही छोटा सा इलाका था, तो गजनी साम्राज्य का भी स्थापना उसके द्वारा कर दिया गया। ठीक है, अब अल्तुगिन के बाद कौन आ रहा है? किरीतीगीर। ठीक है, अल्तुगिन के बाद आता है किरीतीगीर, और उसके बाद आता है सुबुक्तगीन। ठीक है, और तब आता है महमूद गजनी। ये क्रम आपको याद रखना है, और यहाँ मैंने लिख दिया है 932। ठीक है, वो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट में वही है। अब चलिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देते हैं। तो 932 में गजनी साम्राज्य की स्थापना कर रहा है, या फिर कहिए कि यामनी वंश की शुरुआत किया और गजनी में अपना साम्राज्य गठित किया। कौन? अल्तुगिन। अल्तुगिन के बाद कई किताबों में ये लिखा हुआ है कि सुबुक्तगीन शासक बन गया। कई किताब लिखते हैं कि अल्तुगिन का बेटा था सुबुक्तगीन। ठीक है, कई किताब लिखते हैं कि अल्तुगिन का दामाद था सुबुक्तगीन। तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ये नहीं पूछने वाला है। ठीक है, हाँ एक बात जरूर है कि ये सब जो थे, जो तुर्क थे, उन लोगों में ऐसी परंपरा देखी गई कि वो अपने गुलाम को ही उत्तराधिकारी बनाते थे। तो उस हिसाब से कहा जाए तो दामाद वाली बात ज्यादा सही लगती है, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि जो गुलाम, उनका सबसे अच्छा गुलाम जो था, बहुत ज्यादा ध्यान रखता था अपने राजा का, स्वामी का, प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता था, हर प्रकार से उनका हितैषी था, उसी गुलाम को इतना वो मानते थे कि अपनी बेटी की शादी तक कर देते थे। तो इसलिए दामाद था, इसका ज्यादा संभावना बनता है। लेकिन कई किताब उसको पुत्र लिखते हैं, फिर आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। कई किताब ये लिखते हैं कि सुबुक्तगीन के समय भारत पर आक्रमण हुआ था। फर्स्ट अटैक, तुर्कों के द्वारा पहला अटैक सुबुक्तगीन के टाइम में हुआ था। कुछ किताब लिखते हैं कि नहीं, अल्तुगिन का भाई था पृथ्वीन, और सुबुक्तगीन से पहले पृथ्वीन कुछ दिनों के लिए शासक बना था, और तभी पहला अटैक हुआ था। ठीक है, अब किताबों की बात तो अलग अलग है, बट आपके लिए क्या होना चाहिए? तो आप दोनों याद रखिए, परीक्षा हॉल में जो मिलेगा उसको टिक लगा दीजिएगा, मिलेगा कोई एक ही। ठीक है,
दोनों नहीं मिलेगा, कोई एक मिलेगा, ये भी मिलेगा या फिर ये मिलेगा, तो दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, अब ये आक्रमण कब हुआ था इसका कोई खास डेट तो नहीं है, लेकिन 972 से 977 ईस्वी के बीच, इसी बीच जो है ना भारत पर आक्रमण हुआ था। फर्स्ट अटैक जो हुआ था तुर्कों का, वहां क्वेश्चन था कि पहला अटैक मुसलमानों के द्वारा या अरबों के द्वारा कब हुआ था, तो 712 था। यहाँ क्वेश्चन है कि तुर्कों ने कब आक्रमण किया था पहली बार, तो 972 से 977 के बीच किया था। किसके नेतृत्व में किया था, तो या तो सुबुतगिन या फिर पृथ्वी। यहां तक किसी कोई दिक्कत? आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, तो पहला जो अटैक हुआ था तो पंजाब जो कि बॉर्डर पर है, अभी भी आप जानते हैं कि पंजाब दो है, एक भारत में पंजाब है, एक पाकिस्तान में पंजाब है। तो खैर पाकिस्तान वाले पंजाब की हम बात करें, जबकि जो कि भारत का ही अंग था उस समय। तो पंजाब में हिंदू राजशाही वंश का शासन चल रहा था, हिंदू शाही वंश का शासन चल रहा था, और उस समय शासक था जयपाल। ठीक है, जब आक्रमण हुआ तुर्कों की तरफ से, तो पंजाब में हिंदू शाही वंश का शासन था और शासक जयपाल थे, जो कि पराजित हो गए। और पराजित होने के बाद क्या, तुर्कों का भारत में प्रवेश हो गया, और इतिहास की ये बहुत ही विनाशकारी घटना हुई भारत के लिए, दुखद घटना हुई, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। अब उन्होंने आक्रमण कर दिया, जयपाल को हरा भी दिया, और उत्तर पश्चिमी जो सीमा था तुर्कों के लिए हमेशा के लिए खुल भी गया। अब हम थोड़ा सा फिर से चलते हैं, कहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं। सुबुतगिन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी, जिसका पुत्र था, ये ध्यान रखिए, क्लियर है कि पुत्र था, वो क्या हुआ, गजनी का शासक बन गया। ठीक है, गजनी, उसके नाम में गजनी स्थान से ही नाम से आया, कहीं कहीं गजनी के बजाय गजनबी भी लिखा हुआ है, तो वो भी सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, गजनी हो चाहे गजनबी दोनों सही है। तो ये शासक बना, और ये शासक बन रहा है 27 वर्ष की अवस्था में, 998 ईस्वी में शासक बन रहा है, शासक बना। इसकी मृत्यु के बाद, सुबुतगिन की मृत्यु के बाद बना, और इसका उम्र कितना था, 27 वर्ष। ठीक है, तो 27 वर्ष में ये गजनी का शासक बन गया है। क्वेश्चन पूछे गजनी की राजधानी कहाँ थी, तो गजनी की राजधानी गजनी ही थी, गजनी साम्राज्य की राजधानी गजनी ही थी। ठीक है, अब गजनी के बारे में हम बात करें, मोहम्मद गजनी के बारे में, तो इतिहासकार मानते हैं कि गजनी जो था वो प्रथम सुल्तान था, महमूद गजनी प्रथम सुल्तान था, प्रथम सुल्तान। इसी बात को अन्य किताबों में लिखा रहेगा आपको किस तरह से, कि प्रथम सुल्तान यानी कि सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो महमूद गजनी। ठीक है, ये आप कह सकते हैं इस तरह से भी। तो इतिहासकार मानते हैं कि ये प्रथम सुल्तान था, और इसने अपने सिक्के पर क्या खुदवाया, अमीर महमूद। इसने अपने सिक्के पर क्या खुदवाया, सिक्का है, ठीक है, सिक्के पर खुदवाया अमीर, अपना नाम अमीर हो गया और महमूद। ठीक है, तो गजनी ने क्या किया, अपने सिक्के पर अमीर महमूद खुदवाया। अगर हम इतिहासकारों की बात करें तो माना जाता है कि बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह। ये आपसे नहीं पूछेगा, यूपीएससी वाले से पूछ सकता है। अल कादिर बिल्लाह कौन थे, बगदाद के थे। ठीक है, और बगदाद के खलीफा ने क्या किया था, यमीन उदौला, दो उपाधि दी थी इसको, यामीन, यह है यामीन उदौला, एक उपाधि होगा, ये पूछेगा आप लोग से, यामीन उदौला किसको कहा जाता है। और दूसरा था आमीन उल मिल्लाह, आमीन उल मिल्लाह, आमीन उल मिल्लाह। बगदाद के खलीफा ने प्रथम सुल्तान यानी मोहम्मद गजनी को यामीन उदौला और या है यामीन उदौला या आमीन उल मिल्ला, दो इनको उपाधियां प्रदान की थी। ये आपको याद रहेगा, क्यों याद रहेगा, क्योंकि यामीन शब्द जो है यहां से आया है, यामनी वंश से आया है। क्वेश्चन का एक बार आ चुका है कि मोहम्मद गजनी का संबंध किस वंश से था, तो मोहम्मद गजनी का संबंध क्या था, कहां से था, तो यामनी वंश से था। एक और क्वेश्चन आया है कि मोहम्मद गजनी सुबुतगिन के शासन काल में, यानी पिता जब शासन में थे तो कहाँ का शासक था,
तो आप याद रखिएगा, जब पिता जिंदा थे तो गजनी कहाँ का शासक था, यानी महमूद कहाँ का था, खुरासान का शासक था, खुरासान का शासक था। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। बस समाप्त, ये भी समाप्त हो गया है। हाँ, कुछ और भी है, मतलब मेन टेंशन खत्म। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब ये कहानी थोड़ा सा है, यामीन उदौला और आमीन उल मिल्ला की उपाधि जब मिल रही थी उसको, जिस दिन मिल रहा था जो अवसर था, उसी समय उसने शपथ लिया कि मैं भारत पर हर वर्ष आक्रमण करूंगा, ठीक है, और इसीलिए उसने 17 बार आक्रमण किए। 1009 से लेकर, इसके आक्रमणों की बात करें इसी अवसर पर किया था, तो 1009 से लेकर 1027 के बीच में 17 आक्रमण, 17 बार आक्रमण किया। इस 17 बार में ही प्रश्न आ चुका है कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। और सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था, 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर किया गया आक्रमण। मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था 1025 में, ये सबसे प्रसिद्ध चर्चित आक्रमण रहा है, ठीक है। तो आज इतना ही, जो क्वेश्चन